ठीक है, हाँ जी, सबको विजिबल हो रहा है, क्लियर है सबको? आवाज हो सकता है बीच में मेरे इसमें आज कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज चली जाए तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, ठीक है? तो देखिए, हाँ जी बोलो बेटा, जिन्होंने भी हैंड रेस किया, सुमित बोलो बेटा, बोलो बोलो, फटाफट क्लियर योर डाउट्स। ओके ओके, ओके तनिषा, हाय हेलो, कैसे हो बेटा? चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हम, बाकी बातें अब बाद में। तो देखिए, मैं ऑलरेडी जो मेरी क्लास थी उसमें मैं ये चीज पढ़ा चुकी हूँ, क्या सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी में पढ़ा चुकी हूँ, बट क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार आए हैं तो इनका क्विक सा रिवीजन कराएंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक जो रहेगा वो एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड शेप ऑफ लिक्विड सरफेस, एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड शेप ऑफ लिक्विड सरफेस। ठीक है, थर्ड आपके पास प्रेशर एक्सेस, ये पढ़ेंगे हम लोग, और फोर्थ है कैपिलरी ट्यूब एंड कैपिलैरिटी। ठीक है, तो जो अभी आप देखो, सबसे पहला जो रिवीजन हम कर रहे हैं जिस टॉपिक का वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, देखो ये मस्किटो या इंसेक्ट खड़ा है पानी के ऊपर, राइट? आप देख रहे हो जहां इसने पैर रखा है थोड़ा सा दबा हुआ है ऐसे, इसका मतलब ये जो सरफेस है ये कैसे बिहेव कर रहा है, फ्लूइड का जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। क्लियर हुई बात? तभी तो वो उसको सपोर्ट करेगा ना, अगर वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन नहीं होगा तो उसमें डूब जाएगा। ठीक है, कोई चीज उस पर रखी है, कोई चीज उस पर खड़ी हो पा रही है तब जब वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे कि अगर आपने किसी ने पेपर पिन देखा हो, इस तरीके से होती है, अगर आप जैसे ये वाटर ग्लास है, अगर उसको बिल्कुल आराम से उसके सरफेस के ऊपर रखोगे ना तो वो तैरेगी। ठीक है, हालांकि इसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, मान लो ये आपके पास आयरन की पिन है, इसकी डेंसिटी जो ज्यादा है लेकिन स्टिल वो डूबती नहीं है, इसका मतलब जो सरफेस है वो स्ट्रेच्ड है। ठीक है, तभी वो उसको खींचे हुए, जैसे कि एक गुब्बारा होता है, गुब्बारे का जो सरफेस होता है वो स्ट्रेच्ड होता है ना, और वो एक हवा को बांधे हुए, वैसे ही फ्लूइड का जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड सरफेस होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। और किस तरह बिहेव करता है, जैसे कि आपने पत्तों पे बूंदे देखी हो, किसी ने पत्तों पे बूंदे देखी है मॉर्निंग में? यस मैम। तो वो स्फेरिकल शेप लिए हुए होते हैं, तो स्फेरिकल शेप क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं स्फेरिकल शेप? ठीक है, क्योंकि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जो ये जो फ्लूइड का सरफेस है ये अपना एरिया जो है मिनिमम करना चाहता है। मान लीजिए कोई जो एक वाटर ड्रॉपलेट है जिसका जो फ्लूइड है उसका वॉल्यूम वी है, ठीक है, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम वी के लिए शेप तो कुछ भी हो सकता था, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, और आपके पास सिलेंडर, लेकिन वो जो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए जो मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल था वो स्फीयर के लिए पॉसिबल था, स्फीयर के लिए मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया था। ठीक है, तो आपके पास इस वजह से जो है वो ये पर्टिकुलर शेप लेता है, ये जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है जिसने उस फ्लूइड के उस ड्रॉप के अंदर जो फ्लूइड है उसको बांधे हुए है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या है, ये वो प्रॉपर्टी है फ्लूइड सरफेस की, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड सरफेस which tries to maintain or acquire minimum possible minimum possible सरफेस एरिया। जैसे कि ये बूंद ने मिनिमम पॉसिबल एरिया कौन सा लिया, स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया। ठीक है, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैथमेटिकल फॉर्म क्या, ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसकी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ा इंक्रीज्ड है। तो क्या होगा कि मान लो ये कोई भी एक सरफेस ले लिया, इसके अंदर जो है ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, तो मैं कोई भी एक इमेजिनरी लाइन लेती हूँ, मैं उस पर देखूंगी कि कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इधर 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 इधर, तो हर एक जो पार्ट है, हर एक जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है, इधर वाला इधर खींच रहा है, इधर वाला इधर खींच रहा है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख लेते हैं कि इधर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन वो क्या है, एफ परपेंडिकुलर, और ये जो इसका लेंथ है वो मान लेते हैं एन, तो आपके पास सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ परपेंडिकुलर बाय में एन, ये हो जाएगा बेटा, दिस इज सरफेस टेंशन।
ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। वैसे समझो कि क्या है कि वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, वो जैसे कि मस्किटो को उसने सपोर्ट किया हुआ है। क्यों सपोर्ट किया है? क्योंकि वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। अभी इसका कारण आप पूछ सकते थे कि मैम ये मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया क्यों चाह रहा है, क्या इसको ऐसी टेंशन है कि मेरे को तो अपना सरफेस एरिया मिनिमम करना है। एक बच्चे ने इसका जवाब भी दिया है, बिकॉज सरफेस पोजेसेस सम एडिशनल एनर्जी। सोनी ने जवाब दिया है, ठीक है, बिकॉज सर्फेसिस पोजेसेस एडिशनल एनर्जी। हाँ जी क्रिकेट क्या पवन, यस, सरफेस एरिया मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो बोला है सोनी ने, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है। अभी मुझे देखना है कि ये जो फ्लूइड है ये सरफेस पे कैसे बिहेव कर रहा है और बल्क में कैसे बिहेव कर रहा है। तो मैंने इसमें कोई भी फ्लूइड ले लिया, मान लो ये फ्लूइड ले लिया मैंने, तो दो मैंने मॉलिक्यूल्स लिए सो दैट मैं पता लगा सकूं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो यहाँ मैंने एक सरफेस पे मॉलिक्यूल लिया, यहाँ मैंने एक मॉलिक्यूल लिया। अभी अब ये जो फ्लूइड है इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल पे जो बल्क में मॉलिक्यूल है हर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस पे जो नेट फोर्स रहता है बेटा वो होता है 0। लेकिन सरफेस वाला मॉलिक्यूल देखो, इधर इधर तो लग रहा होगा, इधर भी लग गया होगा, क्या ऊपर कोई मॉलिक्यूल है लगाने के लिए? ऊपर कोई लिक्विड है? नहीं है। इसका मतलब इस पे जो नेट फोर्स है, इस पे जो नेट फोर्स है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं है वो, उस पे कोई नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। तो यहां देखते हैं, जो ये आपके पास सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इन पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। मान लो ये पर्टिकुलर देख रही हूँ मैं, तो इस पे एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। तो ये थोड़ा सा मूव करेगा अपनी जगह से और अपना अपना स्पेस जो है वहां पे बना देगा। जैसे ही मूव करा वहां एक स्पेस आ गया। तो बल्क में जो बेटा मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एनर्जी, यहाँ मान लो यहाँ कोई है जिनका थोड़ा हाई एनर्जी होता है, वो यहाँ पर पहुंचते हैं। जिनका हाई एनर्जी होता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों हाई एनर्जी वाले पहुंचेंगे? क्योंकि बेटा नीचे भी मॉलिक्यूल्स को पीछे से जो है मॉलिक्यूल्स खींच रहे होंगे, तो उस फोर्स को ओवरकम करते हुए इस जगह पे जाके अब स्पेस लेंगे। तो वहां जो मॉलिक्यूल जो हाई एनर्जी का होगा वो सरफेस पे पहुंच रहा है, यानी कि जो सरफेसेस पे मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी जो है वो हाई है। मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस उनकी एनर्जी हैव हाई एनर्जी। किसके कंपैरिजन में? देन बल्क मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड के अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनके कंपैरिजन में। तो आप बोल सकते हो कि जो सरफेस है जिसपे मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई एनर्जी के, तो सरफेस की जो एनर्जी है, सरफेस की जो एनर्जी है वो ज्यादा है, ठीक है। और कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी मिनिमम रखना चाहता है फॉर स्टेबिलिटी। यस और नो, ये बताओ, पढ़ा हुआ होगा ये सब आपने, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम अपना मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रखना चाहता है, तो अब सरफेस मिनिमम कैसे करेगा? अगर उसका सरफेस एरिया कम होगा तो उसपे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर एनर्जी वो भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या करेगा, वो कोशिश करेगा अपना मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने का, ठीक है। दिस इज द रीजन जो आपके पास जो मिनिमम जो है सरफेस एरिया, जो सरफेस टेंशन आया है वो क्यों आया है। समझ में आ गया सबको? दोबारा रिपीट कर देती हूँ, दो मॉलिक्यूल उठाए कंपैरिजन करने के लिए, बल्क में क्या हो रहा है और सरफेस पे क्या हो रहा है। सरफेस के मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स 0 नहीं है, बल्क के मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स 0 है। तो देखा कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है उनके ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, उन वहां एक स्पेस क्रिएट होता है, जो जो नीचे वाले जो हायर एनर्जी के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, वो वहां पहुंचेंगे। तो सरफेस की एनर्जी हाई होती है। अभी वो कोई भी सिस्टम है वो अपना एनर्जी को मिनिमम रखना चाहता है तो अपना एरिया को रिड्यूस करेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, मान लीजिए ये सरफेस है, ये एक सरफेस है, ठीक है। और इसमें बेटा सरफेस टेंशन लगेगा हर डायरेक्शन में, क्योंकि वो अपना एरिया जो है वो मिनिमम करना चाहता है, जो सरफेस पे फोर्स लगेगा। अगर मुझे सरफेस को बढ़ाना हो, मुझे इस सरफेस को बढ़ाना हो तो मुझे इस टेंशन फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, और जो मैं काम करूंगी दैट विल बी स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इस सरफेस की एनर्जी जो है बढ़ जाएगी मेरे काम करने से। और वैसे आप सोच भी सकते हो कि जो सरफेस है अगर बढ़ेगा ऑब्वियसली उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, कम अगर सरफेस एरिया है तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो जो मैंने काम किया, जो एनर्जी उसकी बढ़ाई, जितना एरिया मैंने बढ़ाया उसके लिए एक रिलेशनशिप निकाला, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू दिस वन। ये क्या है आपके पास, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी कि
पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी कि यूनिट सरफेस एरिया अगर मुझे बढ़ाना है तो मुझे जो एनर्जी लगी, ठीक है, मैंने जो काम किया, ठीक है, वो जो है उनका जो रेशो है वो किसके इक्वल है, सरफेस टेंशन के। मतलब अगर मैं एरिया को यूनिट एरिया कर दूं, अगर मैंने सिर्फ यूनिट एरिया बढ़ाया तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी। समझ में आ गया ये चीज? क्लियर है बच्चों? तो ये जो मैंने वैसे डेराइव कराया था, पर आपको मैं डायरेक्ट बता रही हूँ क्योंकि ये प्रीवियस टॉपिक है, आप रिकॉर्डिंग क्लास में चेक कर सकते हो। वहां से आप लोग इसके इससे से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे, उसमें पूछ लेंगे कि बताओ कि सरफेस एनर्जी कितना बढ़ा। वो बता देंगे कि इसका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से 8 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, तो इसका सरफेस एनर्जी कितना बढ़ा, और उस पर्टिकुलर फ्लूइड का सरफेस टेंशन दे देंगे। तो ये डेल्टा यू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए। जितना चेंज इन एरिया हुआ होगा मल्टीप्लाई बाय उसका सरफेस टेंशन, तो आपको पता लग जाएगा कितना एनर्जी उसका इंक्रीज हुआ। तो ऐसे इस पे क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया? चलिए, आज का जो टॉपिक है, ये तो प्रीवियस था, मैंने रिवाइज करा दिया, होपफुली आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड शेप ऑफ लिक्विड सरफेस है। ये क्या होता है, आपके पास लिक्विड जो सरफेस होता है जब वो कांटेक्ट में आता है सॉलिड सरफेस के, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। जैसे पहला पहला जो है केस में बता रही हूँ, कैपिलरी ट्यूब्स आपने देखी होंगी, सुना भी होगा। तो जब उसको लिक्विड में डिप करते हैं तो काफी तरीके के केसेस पॉसिबल है। जैसे कि ये पर्टिकुलर केस जब मैंने लिया वाटर, एंड जो मैंने ट्यूब ली है वो मैंने ग्लास ट्यूब ली है, ग्लास ट्यूब, वाटर में है ग्लास ट्यूब। तो बेटा ये जो सरफेस है ना, ये ऐसे इसके साथ थोड़ा स्टिक होके ऊपर जा रहा है, ऐसे थोड़ा सा चढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा केस, अगर मैं लू मरकरी इन अ ग्लास ट्यूब, अगर मैं लू मरकरी, यस यस वेरी गुड अरहान, अगर मैं लू मरकरी तो उसमें कुछ इस तरीके से आता है ये फ्लूइड का सरफेस। अभी मैं बाहर से दिखा रही हूँ, सेम चीज इस कैपिलरी के अंदर भी हो रही है। ठीक है, ये ऐसे आएगा, यहाँ पर जो शेप आएगी मरकरी के केस में थोड़ा सा डिप कर जाता है ये। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो शेप, ये जो यहाँ पर जो शेप आएगी मान लो ऐसे आती है, यहाँ नहीं सॉरी नीचे ही दिखाओ, ये जो शेप बन रही है बेटा मरकरी के केस में जो बन रही है, जैसे इधर बन रही है, ये है मरकरी इन ग्लास ट्यूब, दिस इज मरकरी इन ग्लास ट्यूब। ठीक है, अभी देखो ये शेप को स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखो ये जो बन रहे हैं, ये जो शेप बन रही है, ये आपके पास कॉनकेव शेप है, कॉनकेव, CONCAV। ये आपके पास क्या है, हाँ जी यस यस सोनी, यही है। इंटरफेसेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ जी, कॉनकेव शेप बन रही है। जैसे ये आपके पास जो शेप बन रही है, जैसे ऐसे जो बन रही है, ये क्या है, कॉन्वेक्स। ऊपर से देख रहे हो आप ये चीज, ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ स्टडी कर रही हूँ कि सरफेस ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो चीज हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे। एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए बेटा हमेशा याद रखो दो टेंजेंट, बेटा आफिया मुझे नहीं पता अभी ये फाइनल एग्जाम कब है, दो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे। एक हम ड्रॉ करेंगे किस पे, लिक्विड के सरफेस पे। ये लिक्विड का सरफेस जो था ना ऐसे, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां लिक्विड और सॉलिड जो है मिल रहे हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने दो टेंजेंट डाले, एक इस लिक्विड के सरफेस पे और एक इस सॉलिड के सरफेस पे ऐसे। तो इनके बीच में जो एंगल है वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट। सिमिलरली हम लोग यहाँ डाल सकते हैं, मान लो यहाँ मैं डाल रही हूँ, तो एक तो इस सरफेस के साथ चलेगा टेंजेंट, और एक इस सॉलिड के साथ चलेगा। तो ये जो एंगल ऑफ, ये जो थीटा आया, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, दिस थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, समझ में आई बात? और इसके लिए हमेशा याद रखो दो टेंजेंट डल रहे हैं, एक डल रहा है लिक्विड के सरफेस पे और एक डल रहा है आपके पास सॉलिड के सरफेस पे। और हमेशा दो पॉइंट याद रखोगे, क्या, इन्हीं से रिलेटेड अब दो पॉइंट है, क्या, कि जो लिक्विड के सरफेस पे डल रहा है टेंजेंट, दैट इज अवे फ्रॉम द सॉलिड। अभी ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके ऊपर टेंजेंट तो ऐसे भी हो सकता था और ऐसे भी हो सकता है, जो दूर जा रहा है सॉलिड से। और जो सॉलिड के ऊपर टेंजेंट डलता है बेटा, वो टूवर्ड्स द लिक्विड होता है। टेंजेंट तो इधर भी डल सकता था ना। जो दो टेंजेंट डलेंगे, एक होगा लिक्विड के सरफेस वाला अवे फ्रॉम द सॉलिड,
और जो सॉलिड पे डल रहा है दैट इज टूवर्ड्स द लिक्विड। ठीक है, हाँ जी बेटा, बिल्कुल अभी कुछ खास बताया नहीं है, तो लिख देती हूँ मैं आपको सो दैट आप लोगों को याद रहे। एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दो जो टेंजेंट डालोगे, पहला जो टेंजेंट है टेंजेंट एट लिक्विड सरफेस, टेंजेंट एट लिक्विड सरफेस, ये होगा आपके पास अवे फ्रॉम सॉलिड, अवे फ्रॉम सॉलिड। और सेकंड टेंजेंट जो डलेगा आपके पास सॉलिड सरफेस पे, टेंजेंट एट सॉलिड सरफेस, ये होगा टूवर्ड्स द लिक्विड, टूवर्ड्स द लिक्विड। समझ में आई कहानी? और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपके पास क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये देखो यहाँ पे थीटा लेस देन 90 है, यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 है, ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। आप देख भी सकते हो शेप्स क्या है यहाँ पे, कॉन्केव शेप कब है, जब अक्यूट एंगल है, और कॉन्वेक्स शेप कब है, जब ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ये जो केस है ये वेट करता है, दिस विल वेट दी सरफेस, वेट दी सॉलिड सरफेस। आप देख सक रहे होगे कोई चीज उसके साथ चिपकने की कोशिश कर रही है, तो दिस विल वेट द सॉलिड सरफेस एंड दिस विल नॉट, दिस विल डू नॉट, डू नॉट वेट दी सॉलिड सरफेस। अभी एक बच्चा और भी बोल रहा था कि आप मैम एक केस और पॉसिबल है क्या, कि आपके पास हो सकता है इनके बीच में जो है एंगल 90 भी हो सकता है। 90 का मैं एग्जांपल दे देती हूँ बेटा, यहाँ बोल देते हैं थीटा 90 भी हो सकता है। 90 होता है आपके पास सिल्वर की ट्यूब ले लो प्लस प्योर वाटर में डिप कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप जब टेंजेंट डालोगे तो यहाँ पर एक तो डलेगा ऐसे लिक्विड के सरफेस पे, एक डलेगा सॉलिड के सरफेस पे, तो यहाँ 90 एंगल भी पॉसिबल है। यस, ठीक है बच्चों, 0 से 90 और 90 से ऊपर, जैसे आपके पास जो मरकरी का केस है उसमें लगभग 135 के आसपास जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। वाटर के केस में आई थिंक वो अक्यूट रहता है, 90 से कम ही रहता है, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, अभी इसका कारण समझेंगे। यस पीयूष, इसका कारण क्या है, हर चीज का कारण तो जरूरी है ना, कॉन्सेप्ट तो तभी समझ में आएगा। कारण क्या है इसका, जैसे कि बता रहे हैं बच्चे, पीयूष बता रहे हैं अडहेसिव कोहेसिव, दो फोर्सेस होते हैं बेटा, कोहेसिव और दूसरा होता है आपके पास अडहेसिव। कोहेसिव जब आपके पास क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस। इसका उल्टा अडहेसिव हो जाता है। अडहेसिव क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे कि इसमें ही देखते हैं हम लोग, जो अपना ये केस है, जैसे कि ये वाला केस है, ये वाला जो केस है बेटा ये मरकरी है ग्लास ट्यूब में। इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, जो ये शेप बन रही है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अडहेसिव फोर्स कम रहता है। अडहेसिव मतलब कि मरकरी का ग्लास के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम रहता है, मरकरी का मरकरी के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा रहता है। आप इसको वैसे भी देख सकते हो, मरकरी की जो आपके पास बॉल्स होती है बड़ी ही प्यारी स्फेरिकल होती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स होता है, तो अपनी बड़ी प्यारी सी स्फेरिकल शेप जो है मेंटेन करके रखती है। और जो ये वाला केस है, जो ग्लास वाला केस है, इसमें आपके पास क्या होता है, अडहेसिव फोर्स ज्यादा रहता है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल का ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ज्यादा रहता है। फोर्स ऑफ वाटर एंड ग्लास ये ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू फोर्स बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। और यहाँ क्या रहता है, फोर्स बिटवीन मरकरी, मरकरी मॉलिक्यूल ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास मॉलिक्यूल। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये चीज दिखाऊंगी अभी कि वो पीछे जो एंगल बन रहा था वो ऐसा क्यों बन रहा था, वो देखो ध्यान से। जैसे कि ये थी ट्यूब, और इसको मैंने जब वाटर और ग्लास ट्यूब ली तो आपके पास ये केस बन रहा था ना ऐसे, ये वाला।
तो ये शेप स्टडी करेंगे पहले, और फिर ये कोहेजन और एडेशन से बता रही हूँ कैसे आएगा। ठीक है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। माफ करना, मेरी थोड़ी सी हैंडराइटिंग ऐसी ही है। तो ये लो, ठीक है, ये आ गया ऐसे और ये आएगा ऐसे। ठीक है, तो दोनों को स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये लो, सबसे पहले ये देखते हैं, ये है वाटर। वाटर किसमें, मतलब वाटर में डिप्ट है कौन सी ट्यूब, ग्लास ट्यूब, यहाँ है ग्लास ट्यूब। ये पर्टिकुलर केस है वाटर एंड ग्लास ट्यूब। तो बेटा इसमें क्या होता है, मैं कोई भी मॉलिक्यूल मान लेती हूँ एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये कोई एक, ये छोटा सा, ये आपको यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, मैं कोई एक छोटा सा कंसिडर कर रही हूँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लग रहा होगा। तो यहाँ क्या है बेटा, इसमें ये सॉलिड के साथ भी लगा हुआ है। तो सॉलिड जो है इस वाटर के मॉलिक्यूल को जो फोर्स देगा वो कौन सा है, वाटर का मॉलिक्यूल। और जो आपके पास सॉलिड यानी ग्लास का मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अटेंशन हो गया ना, डिफरेंट सब्सटेंसेस हो गए। तो ये जो है जिसके साथ, ये सरफेस के साथ लगा हुआ ना, तो इसके ऊपर एक ऐसे फोर्स आएगा। ये आपके पास फोर्स ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल एंड ग्लास मॉलिक्यूल है। और दूसरा फोर्स जो इस मॉलिक्यूल के नीचे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो उनका एक नेट फोर्स होगा। वो मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल को जिस फोर्स के साथ खींच रहे हैं, फोर्स ऑफ कोहेजन होता है। ये नेट फोर्स मान लीजिए यहाँ आ गया, फोर्स ऑफ बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी जो इनका नेट फोर्स होगा वो कहाँ होगा, ये हमको पता है कि वाटर के केस में फोर्स ऑफ एडेशन ज्यादा होता है, यानी ये वाला फोर्स ज्यादा रहता है। तो जो रिजल्टेंट आता है बेटा वो ज्यादा फोर्स की तरफ इंक्लाइंड होता है। तो आपके पास ये, आपके पास इधर आएगा ऐसे, ये एफ नेट है। और जैसा कि मैंने आपको पहले, मेरी एक क्लास रह चुकी है इसके ऊपर फ्लूइड मैकेनिक्स में ही, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो लिक्विड होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं वो शेयर स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उनमें जो नेट फोर्सेस रहेंगे, दे विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड। यानी कि जो नेट फोर्स आया है ये लिक्विड के सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सरफेस कैसे ड्रॉ करूंगी मैं इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पर इस तरीके से एक परपेंडिकुलर, ये जो है देखो, आप देख सकते हो कि आपके पास ये शेप ऐसे थी इस लिक्विड की, जो नेट फोर्स आया था वो ऐसे आया है। तो इस नेट फोर्स के ये सरफेस परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसलिए ये ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे आता है। समझ में आ गया। इसका उल्टा होता है ये मरकरी वाला जो केस है, इसमें क्या होता है कि आपके पास इस केस में क्या होता है, ये समझ में आ गया तो समझ लो क्लियर हो गया, आपका टॉपिक ही क्लियर हो गया कंप्लीटली। तो हम लोग यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक जो है मॉलिक्यूल मान, हाँ जी रिपीट करूंगी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक जो है मॉलिक्यूल माना हमने मरकरी का, वो कांटेक्ट में है सॉलिड के। तो सॉलिड, मरकरी और जो ग्लास ट्यूब के बीच में जो आपके पास फोर्स रहेगा वो फोर्स ऑफ अटेंशन है। ये होगा फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास। और इसी को नीचे जो है कुछ मॉलिक्यूल्स एक कोहेजन फोर्स से भी खींच रहे होंगे बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, मरकरी एंड मरकरी के बीच में। तो वो आ गया ऐसे। तो बेटा इस पर्टिकुलर केस में, मरकरी के केस में क्या होगा, मरकरी मरकरी मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ज्यादा जो होता है वो मरकरी और ग्लास के बीच में है उससे ज्यादा रहेगा। तो इसमें जो नेट रिजल्टेंट है बेटा वो कुछ ऐसे आएगा इसकी तरफ। अभी वही प्रॉपर्टी कि लिक्विड का सरफेस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स, जो लिक्विड का सरफेस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स। तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर जो अगर डलेगा तो वो ऐसे डलेगा, यानी कि शेप इसका मतलब ऐसे होनी चाहिए अंदर की तरफ, और ऐसे ही है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से देखो। ये देखो, ये वाला केस लिया है मैंने लिक्विड का ग्लास ट्यूब के साथ। तो इसमें लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड ऐसे राइज किया। वाटर का मतलब पर्टिकुलर जो लिक्विड लिया, वाटर लिया है, तो मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया, उस पर देखा दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि वो सॉलिड के टच में भी है और वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के टच में भी है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एक मॉलिक्यूल मैंने लिया, अब इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो ग्लास के मॉलिक्यूल इसको खींच रहे हैं, वो हो गया वाटर का ग्लास के साथ डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अडहेशन, और वाटर का वाटर के साथ जो मॉलिक्यूल्स इधर खींच रहे होंगे लिक्विड वाले, फोर्स ऑफ कोहेजन।
तो वाटर और ग्लास ट्यूब के बीच में फोर्स ऑफ एडेशन ज्यादा रहता है, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा बेटा वो इसकी तरफ आएगा, ठीक है। और जो लिक्विड की, हाँ जी बेटा आदर्श, यू कैन गो, नो प्रॉब्लम इन दैट, आप रिकॉर्डेड क्लास देखना। लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो ये है कि उसका सरफेस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स, जो भी उसके अंदर एक नेट फोर्स लग रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू दी नेट फोर्स। तो परपेंडिकुलर कैसे होगा ये बताओ, आपके पास कैसे होगा परपेंडिकुलर, ये देखो आपके पास ये ऐसे, यहां पर एक नेट फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ मैं, ऐसे ही तो कर सकती हूँ ना, यानी कि जो लिक्विड का सरफेस था वो यहाँ ऐसे चढ़ेगा, और आप देख पा रहे होगे कि ये ऐसे ही है, ये देखो ये वाला केस, ये ऐसे ही चढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा केस, इसमें जो नेट फोर्स आएगा बेटा वो रहेगा मरकरी मरकरी की तरफ ज्यादा, मरकरी मरकरी मॉलिक्यूल्स की तरफ, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ कोहेजन ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इसका जो नेट रिजल्टेंट जो भी आएगा फोर्स का, उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस ऑफ लिक्विड। तो कैसे होगा, देखो जरा, अभी क्या बोल रही हूं मैं कि ये जो नेट फोर्स है वो ऐसे आ रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, यही होगा ना। तो यानी कि जो लिक्विड आ रहा था वो आपके पास थोड़ा इस तरीके से कर्व्ड हो जाएगा अंदर की तरफ, तो दिस इज द रीजन कि वो ऐसे क्यों हो रहा है। क्लियर हो गया सबको अभी, आई होप मैंने आपको क्लियर किया हो, बहुत डिटेल में मैंने आपको अभी बताई है ये चीज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर कोई बोर तो नहीं हो रहा, अपना टॉपिक हो गया है कंप्लीट, ओके। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं, तो अब अभी ध्यान से सुनो, इसमें न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ध्यान से सुनोगे क्या है इसमें। हाँ जी, प्रेशर एक्सेस इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, प्रेशर एक्सेस इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, तो लिक्विड ड्रॉप लेते हैं, टॉपिक से आपको समझ भी आ रहा होगा, यानी लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर है, लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक एक्सेस प्रेशर है, ये आपके पास लिक्विड की ड्रॉप है। आपको पता है कि एक बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, मान लो उसको हम एक्सटर्नल प्रेशर बोल रहे हैं, प्रेशर एक्सटर्नल। एक लिक्विड के अंदर भी प्रेशर होता है, प्रेशर इंटरनल, लिक्विड का जो प्रेशर होता है। और अगर मैं बोलूं कि जो ड्रॉप है दैट इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम माने कि इसका ना तो रेडियस बढ़ रहा है ना इसका रेडियस घट रहा है, ये अपनी जो शेप है वो मेंटेन करे हुए। तो आप देखोगे, आप मुझे बताओ यहाँ पे अब प्रेशर दोनों इक्वल होंगे अनइक्वल होंगे, क्या होगा अगर वो उसका रेडियस ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, अंदर से लिक्विड एक बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है, ठीक है, अंदर से एक लिक्विड बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है ऐसे, ठीक है। और जो ये एक्सटर्नल प्रेशर है वो इस तरह लग रहा होगा, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में है, तो आप मुझे ये कह सकते हो कि मैम प्रेशर एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू प्रेशर इंटरनल, तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, बट ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक एक्सेस प्रेशर है। एक्सेस प्रेशर क्यों है, एक लिक्विड की ड्रॉप के अंदर प्रेशर एक्सेस है, एक्सेस क्यों है, उसको क्यों एक्सेस होना पड़ा, क्योंकि बेटा एक सरफेस टेंशन का फोर्स भी होता है अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ अंदर की तरफ आप देखोगे कि दो तरीके के फोर्सेस हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, ठीक है। तो इंटरनल जो आपके पास प्रेशर है वो ज्यादा होता है एक्सटर्नल प्रेशर के, तभी जो है वो आपके पास इस शेप को मेंटेन करके रखेगा। अगर उसके इक्वल या उससे कम हो गया तो ये फोर्स ऑफ जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है उसको कोलैप्स कर देगा, यानी कि जो पी इंटरनल है और पी एक्सटर्नल है इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो एक्सेस प्रेशर है वो कितना है, 2s में r, एस इज सरफेस टेंशन ऑफ दिस लिक्विड, ठीक है, और r इज रेडियस ऑफ दिस ड्रॉप, रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अब न्यूमेरिकल के लिए समझो कैसे करोगे, न्यूमेरिकल के लिए देखो ये जो शेप बन रही है बेटा, ये जो शेप बन रही है ये अंदर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, हाँ जी बच्चों, अंदर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, कॉनकेव, यस अंदर कॉनकेव है, बाहर क्या है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, यस वेरी गुड। तो अभी आपने देखा जब आप अंदर जा रहे हो तो प्रेशर ज्यादा है, बाय व्हाट वैल्यू, 2s/r, राइट। आप ऐसे लिख सकते हो ना इसको, P इंटरनल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल प्लस में 2s/r,
आर, तो मैं बाहर मान लो प्रेशर पी मान लेती हूँ, तो अंदर जा रही हूँ तो प्रेशर 2s/r से ज्यादा है। तो कभी भी न्यूमेरिकल्स में ऐसे हो कि आपको इसके, ये हो सकता है तो लिक्विड ड्रॉप है, हो सकता है बबल दे दे, बबल के अंदर निकालो कितना है, हो सकता है 100 बबल दे दे, उसके अंदर निकालो कितना है। तो जब आप इसके अंदर जाओगे, मान लो पी प्रेशर से आप यहाँ चेक कर रहे हो, अब कितना प्रेशर हो जाएगा, तो ऑलवेज पी प्लस 2s/r। कॉनकेव साइड में प्रेशर को बढ़ा दो, 2s/r ऐड कर दो। और कॉन्वेक्स साइड में क्या होगा, अभी आपने देखा कि ये सेम 2s/r वैल्यू से इधर कम रहता है। तो मान लो यहाँ पे कुछ भी, ये कोई और मैंने लिक्विड ड्रॉप मान ली जिसका रेडियस स्मॉल आर है, तो यहाँ मान लो कोई प्रेशर पी है इसके अंदर अभी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अगर मैं कॉन्वेक्स साइड में जा रही हूँ तो, कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम होगा उतनी ही वैल्यू से, पी माइनस में 2s/r में आर। क्लियर होगी ये बात? हाँ जी नैन्सी बेटा बोलो, बोलो बच्चे, समझ में आया? तो ये चीज हम न्यूमेरिकल पे डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है पवन? आर यू देयर इन द क्लास? हाँ जी बच्चों, ओके। एंड जिसका म्यूजिक चैनल था उसका नाम भूल गई मैं, उसको क्लियर हो गया? ओके, रिमझिम बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, चलो आगे चलते हैं फिर। अभी देखो मैम जो बट एक आगे, क्वेश्चन कि जो आपने बोला कि जो लिक्विड है उसमें जो वो टेंजेंट आता है उसके परपेंडिकुलर होता है, तो वो परपेंडिकुलर ही क्यों होता है वो एंगल? बेटा यू कैन चेक माई रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, मैं उसका लिंक आपको बता दूंगी, कौन सा आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ क्लास है, उसके स्टार्टिंग के 10 मिनट में ये चीज मैंने एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है, वहां से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो अभी देखते हैं न्यूमेरिकल, सो दैट आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट यहीं पर स्ट्रांग हो जाए, कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई बच्चों, क्या क्वेश्चन है, वाटर इज फिल्ड इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर, ये कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस आर है, द सर्फेस ऑफ वाटर इज हेमिस्फेरिकल, मतलब कि ये इन्होंने मेनिस्कस बता दिया। If the surface of water is hemispherical, okay, then find the pressure at a point A which is at h depth below, यानी कि एक h depth है, ये जो पॉइंट A है, ये जो सरफेस से है h depth नीचे, ठीक है, तो यहाँ प्रेशर निकालना है। तो चैप्टर 1 में आप लोगों ने किया होगा, सरफेस के नीचे अगर h डेप्थ चले गए तो किसी पॉइंट पे प्रेशर कितना होता है बच्चों, अगर इस फ्लूइड की डेंसिटी रो है तो? मैम रो जी एच। हाँ जी आफिया, ओके बेटा वेरी गुड। आफिया बोलो क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैम, आप पूछ रहे हो ना कि डेप्थ के साथ जब नीचे प्रेशर जाएगा तो रो जी एच ही तो होगा। हाँ हाँ बिल्कुल रो जी एच होगा, तो आप बोल सकते हो कि ए पॉइंट पे रो जी एच हो गया। अगर यस ऊपर मैम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है तो टोटल प्रेशर ए पॉइंट पे पी नॉट प्लस में रो जी एच हो गया, ये चीज आप पढ़ चुके हो राइट। लेकिन जब मेनिस्कस का केस होता है बेटा, तो ये एक्सेस प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। जब आप पी नॉट प्रेशर रखते हो यहाँ पे, तो अभी मुझे ये बताओ, यहाँ अगर मैं चेक करूं जस्ट इसके नीचे, यहाँ पर जस्ट बिलो दिस सरफेस, मैं कॉन्वेक्स साइड जा रही हूँ कॉनकेव साइड जा रही हूँ? नीचे सरफेस कौन सा है ये? कॉन्वेक्स, तो ये कॉन्वेक्स साइड है, तो कॉन्वेक्स साइड में जो प्रेशर है वो बाय 2s/r वैल्यू से कम हो जाता है, तो पी नॉट माइनस में 2s बाय में आर, आर इज द रेडियस ऑफ दिस मेनिस्कस, ये जैसे ये जो होता है ना, ये ऐसे पूरा, ठीक है, तो इसका रेडियस होता है आर। यहाँ कैपिलरी ट्यूब का कैपिटल आर है तो हम लोग यहाँ स्मॉल आर मान लेते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कुछ भी मान सकते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया स्मॉल आर। अभी मैं ये प्रेशर मुझे मिल गया, अब मैं यहां जा रही हूँ तो मेरा प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एच प्लस में पी नॉट प्लस में 2s बाय में आर। क्लियर हो गया सबको? दिस इज रो जी एच। क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। तो आपको जहां मिनिस्कस दिखे समझ लेना कुछ गड़बड़ है, सीधी भाषा नहीं है यहाँ पे। नहीं बेटा, एवरीथिंग विल मैटर, ठीक है, बहुत सारी जगह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर करे हो वो ही न्यूमेरिकल भी कर पाता है, ऐसी बात नहीं है सीधा न्यूमेरिकल करने लग जाते हैं और एक्सपर्ट हो जाते हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है बेटा। देखिए तो ये क्वेश्चन हो गया, अभी आप मुझे बताओ, मैम ये पी नॉट, बोलो बेटा।
देखो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर रखी है, माइनस पी नॉट में प्लस में सर क्यों है? क्या, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। मैम वही डाउट था कि पी नॉट में 2s प्लस क्यों है? माइनस माइनस होगा, गलती से लिख दिया। अभी इसमें बताओ कैसे निकालोगे। अ स्मॉल एयर बबल ऑफ रेडियस आर इज एट डेप्थ एच, फाइंड द प्रेशर इनसाइड द बबल। ठीक है, स्मॉल एयर बबल ऑफ रेडियस आर इज एट डेप्थ एच, फाइंड द प्रेशर इनसाइड द बबल। तो ठीक है भाई, मान लेते हैं ऊपर पी नॉट है और पहुंच गए हम लोग इस बबल तक, एच हाइट है। तो यहाँ तक तो सिंपल कहानी है, पी नॉट प्लस में रो जी एच हो जाएगा। अब मुझे जाना है इस बबल के अंदर, मतलब मुझे बबल के अंदर प्रेशर देखना है ना। तो बबल के अंदर प्रेशर कितना होगा। अब हम कौन सी साइड जा रहे हैं, कॉनकेव साइड जा रहे हैं। Concave। तो पी नॉट प्लस में रो जी एच प्लस में 2s बाय में कैपिटल आर। यहाँ पे आर क्या लूंगी, जो ये बबल है, बबल का रेडियस गिवन है ऑलरेडी, तो वो आर ले लेते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया यहाँ पे कैसे ये कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है बच्चों। यस मैम। ठीक। यस मैम। तो अभी आपके पास सोप बबल का हम डिस्कस करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। वो क्या चेंज होता है, ये देखो। ये मैं एक सोप बबल बना रही हूँ ऐसे। मैंने ऐसे क्यों बनाया है ये, क्योंकि सोप बबल सिर्फ एक सरफेस नहीं होता। सोप बबल के केस में, सोप बबल के केस में ऐसे बिल्कुल पास पास दो सरफेसेस होते हैं। ठीक है, तो दो सरफेसेस होने की वजह से इसमें एक्सेस प्रेशर में थोड़ा चेंज आ जाएगा। इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है यहाँ पे, उसको खोल के दिखा रही हूँ, बिल्कुल पास पास होती है वो। ठीक है, दोनों सरफेसेस। यहाँ पे जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, या जिस सोप बबल है ना। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, बाहर प्रेशर मान लेते हैं पी नॉट है। अभी मुझे इसके अंदर प्रेशर निकालना है, तो मैं जाती हूँ सबसे पहले इस लेयर के अंदर यहाँ। तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा। मान लो इस फ्लूइड का सरफेस टेंशन कैपिटल एस है, और इसका रेडियस, बेटा रेडियस दोनों सरफेसेस के लिए लगभग सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल चिपके चिपके से ही होते हैं। यस, 4s/r। यस आजाद, आंसर आपने सही बताया है, लेकिन वो अंदर है, मैं यहाँ पूछ रही हूँ ए पॉइंट पर। कॉनकेव साइड जा रही हूँ मैं, तो पी नॉट प्लस में 2s/, में आर मान लिया मैंने, कॉनकेव साइड बढ़ गया। अभी अगर मैं यहां से यहां जाऊं, अब मैं इस प्रेशर के साथ, ये जो पर्टिकुलर प्रेशर आया, इस प्रेशर के साथ अंदर जा रही हूँ कॉनकेव साइड में ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगेन प्लस 2s/r। तो अभी देखो इंटरनल प्रेशर कितनी वैल्यू से बढ़ गया, 4s/r। तो हमेशा याद रखो, जो आपके पास पी इंटरनल माइनस पी नॉट जो है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 4s/r इन केस ऑफ सोप बबल्स। क्लियर हो गया सबको। हाँ जी बच्चों, क्लियर है। यस मैम। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इसका जो आपका डेरिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे अब। कैपिलरी ट्यूब एंड कैपिलैरिटी क्या होता है। कैपिलरी ट्यूब एंड कैपिलैरिटी क्या होता है, ये समझो सबसे पहले। कैपिलरी ट्यूब तो आपको वैसे तो पता ही है क्या है, ये ट्यूब है, ये कैपिलरी है। उसको अगर हम साइंटिफिक भाषा में बोले तो सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो आप, अ ट्यूब विद अ फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर थ्रू आउट इट्स लेंथ। अ ट्यूब विद फाइन एंड यूनिफॉर्म bore throughout throughout its length throughout its length is called capillary tube। सिंपल, यानी कि आपके पास उसमें पूरी यूनिफॉर्म बोर है, मतलब एक जैसा वो है अंदर से, और पतली सी जो आपके पास ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलैरिटी क्या होता है बेटा, कैपिलैरिटी कुछ नहीं, इसमें जो ट्यूब के अंदर जब आप इसको फ्लूइड में डिप करते हो, तो या तो इसमें फ्लूइड राइज कर सकता है, या इसमें फ्लूइड जो है फॉल कर सकता है। तो जो राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब है, उसको कैपिलैरिटी कहते हैं। राइज एंड ऑफ लिक्विड फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी समझ में आ गया। जैसे कि फर्स्ट केस देखो आप, इसके अंदर क्या है, मान लीजिए वाटर जो था वो वाटर है फ्लूइड, और उसमें मैंने जो है ग्लास ट्यूब रख दी है, तो उसमें क्या होगा, ऐसे आपके पास राइज करेगा ऊपर की तरफ। थर्ड केस देखो, इसमें क्या है, मरकरी है। मरकरी के केस में मैंने जो है अगर ट्यूब रख दी तो उसमें फॉल कर जाता है। ठीक है, आपको पता वाटर के केस में एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कितना था, ग्लास ट्यूब और वाटर में लेस देन 90 था।
ठीक है, और हाइट यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है। मरकरी के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा था, यहाँ पे हाइट नेगेटिव आ रही है। यस पवन, वेरी गुड। और जो ये आपका केस है पर्टिकुलर, जिसमें आपके पास सिल्वर और प्योर वाटर था, तो इसमें ना तो राइज करता ना फॉल करता है, तो यहाँ पे हाइट हो जाती है 0। ठीक है, समझ में आया? अभी जो ये टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नींद तो नहीं आ रही किसी को? नो मैम। इतना लो वॉइस में बोल रहे हो आप, मुझे ऐसे लग रहा है आपको नींद आ रही है। एनर्जेटिक, बिल्कुल एनर्जेटिक। सिलेबस पूरा करना है ना? हाँ, सिलेबस पूरा करना है, और 6 घंटे वाला बैच लिया है, तो एनर्जी डबल। चाय चाय कॉफी कॉफी वगैरह पी के बैठा करो। मैम एनर्जी फुल है, वो गला बैठा हुआ है इसलिए। वो बेचारे का तबीयत खराब है। मौसम बहुत खराब चल रहा है बच्चों, ना समझ में आ रहा है सर्दी है, ना समझ में आ रहा है गर्मी है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो ध्यान रखो अपनी सेहत का, हवा में एकदम से नहीं निकलो। ठीक है, बहुत जरूरी है हेल्थ। हेल्थ अगर नीचे चली जाती है तो पढ़ाई वढ़ाई सब इधर रह जाता है। ठीक है, तो हेल्थ इज मस्ट। स्वस्थ जीवन सभी चीजों को ऊपर लेके जाता है। ठीक है, स्वस्थ लाइफ, हेल्थ बहुत जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले कैपिलरी ट्यूब एंड कैपिलरिटी का एक टॉपिक है। हम ये हाइट निकालेंगे बेटा कितना है। ठीक है, तो मान लेते वही वाटर ही ले लो। ठीक है, इसमें राइज करेगा, यहां तक राइज कर गया मान लो, तो ये जो हाइट है बेटा, दिस इज एच, जहां तक ये राइज किया है, तो हमको निकालना है ये एच कितना है। तो मैं क्या करती हूँ, निकालने के लिए एक पॉइंट कंसिडर कर लेती हूँ। कहाँ? यहाँ पे। अभी इस ए पॉइंट पर प्रेशर बताओ कितना होगा बेटा? प्रेशर एट ए पॉइंट, प्रेशर एट ए पॉइंट। सरफेस से डेप्थ एच पे नीचे आ गया आप, तो पहले रो जी एच तो आएगा ही आएगा। ऊपर मान लेते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेशर पी नॉट है। मेनिस्कस का केस आ गया, तो पी नॉट, जब आप कॉनकेव साइड आ गए, सॉरी कॉन्वेक्स साइड आ रहे हो ना यहाँ पे, तो प्रेशर कितना होगा? -2s/, में कैपिटल आर। जो आर है बेटा वो इस मेनिस्कस का रेडियस है, इसको ऐसे बड़ा करोगे तो दिस इज कैपिटल आर। एस इज सरफेस टेंशन ऑफ दिस फ्लूइड। ठीक है, इस सरफेस की जो है सरफेस टेंशन एस है। ठीक है, तो ए पे कितना हो जाएगा? यस, वेरी गुड। पी नॉट माइनस में 2s/, में कैपिटल आर, प्लस में रो जी एच। अब मैं चैप्टर 1 का एक प्रॉपर्टी उठाऊंगी, क्या कि ये फ्लूइड मेरा रेस्ट पे जब है, इक्विलिब्रियम में जब होता है, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसीडर कर लूं ऐसे, तो क्या इसके हर पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा या नहीं? यस और नो? ये चीज कराई थी? यस मैम। तो प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। प्रेशर एट बी बता सकते हो कितना होगा? प्रेशर एट बी पी नॉट ही होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही है ऊपर, और तो कुछ है ही नहीं, इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। तो ये सारे प्रेशर जो है बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू, ये क्या है? पी नॉट के ही है। तो यहाँ ए की जगह मैं पी नॉट पुट कर सकती हूँ। यस और नो रिमझिम? यस मैम। यस। ठीक है, अभी पी नॉट से पी नॉट गया, हाइट निकाल लो कितनी आ गई आपके पास? ये आ जाएगा 2s/, में आर रो जी। समझ में आया? आर क्या है बेटा? अभी कैपिटल आर मैंने आपको बताया था, आर क्या है? व्हाट इज कैपिटल आर? रेडियस। जो मिस्कस का है इसका रेडियस। ठीक है, तो हम क्या रेडियस करें? ऑफ मिस्कस। हाँ जी बेटा, हम क्या करेंगे, इसको हम ट्यूब का जो रेडियस है, जो कि हम मानते हैं स्मॉल आर, ट्यूब का जो रेडियस है उसमें कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। ये मान लीजिए कोई भी सरफेस है, सॉरी सरफेस कोई भी नहीं, जो अभी मिनिस्कस आया है वो ही मानो। ठीक है, ये इस ट्यूब के अंदर है, तो यहाँ पर इस ट्यूब का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या होगा? ये होगा, ये यही वाला होगा ना, ऐसे, राइट? तो ये जो आपके पास रेडियस आएगा, ये जो रेडियस है स्मॉल आर है, और आपको जो रेडियस गिवन जो हम लेके चल रहे हैं वो कौन सा रेडियस है? जो आपके पास इस मिनस्कस को अगर हम पूरा बनाए, तो ये जो रेडियस है बेटा, दिस इज कैपिटल आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या आ गया? एक तो रेडियस आ गया स्मॉल आर, एक आ गया मेरे पास कैपिटल आर। अभी मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं ये एंगल निकालना चाहती हूँ कितना है। तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इस पे 2 टेंजेंट डालूंगी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक लिक्विड सरफेस पे और एक सॉलिड सरफेस पे। तो मैंने एक डाला यहाँ पे और एक मैंने डाला यहाँ पे।
एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ जो एंगल आया वो होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अभी मैं इसको साइड में दिखा रही हूँ, देखो ये वाला जो टेंजेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉल आर, राइट? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. अभी मैं जो लिक्विड Yes, ma'am. सरफेस पे टेंजेंट डाला है वो आपके पास किसके परपेंडिकुलर है? कैपिटल आर के। ठीक है, ये जो है कैपिटल आर। तो ये वाला जो ये टेंजेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू कैपिटल आर, ये जो सॉलिड पे डाला दैट इज परपेंडिकुलर टू ट्यूब वाला जो आर है। तो इनके बीच में जो एंगल होता है बेटा वही इनके बीच में होता है। दो लाइंस के बीच में जो एंगल है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होता है। ठीक है, ये मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे न्यूमेरिकल्स के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो सिंपली कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में वो एंगल रहेगा। लेकिन चलो सीख भी लो ये आया कैसे है। इसको पीछे एक्सटेंड कर दो और इसको आप पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा, वर्टिकल अपोजिट। ठीक है, अभी देखो ये भी थीटा बन रहा है, सॉरी ये 90 बन रहा है या नहीं बन रहा है ना? यस मैम। तो ये कितना हो जाएगा? Yes, ma'am. 90 माइनस थीटा। और ये कितना है? 90। Ma'am, voice cut रही है. वॉइस कट रही है, कोई नहीं दोबारा रिपीट कर दूंगी बेटा। ये जो एंगल है दिस इज ऑल्सो 90। तो 90 माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये थीटा। समझ में आ गया कैसे निकला है? तो दोबारा बता देती हूँ बेटा, हमने क्या किया, जिसको आवाज नहीं आई इसको पीछे एक्सटेंड कर लिया, इस टेंजेंट को पीछे एक्सटेंड कर लिया और मैंने यहाँ दिखाया। तो दिस एंगल इज दिस एंगल इज थीटा। ये वाला जो एंगल अगर थीटा है तो इसके वर्टिकली अपोजिट भी थीटा हो गया। फिर देखो ये लाइन और ये लाइन के बीच में एक परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये लाइन और ये लाइन के बीच में भी परपेंडिकुलर एंगल है, तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? थीटा। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होता है। क्लियर हो गया? तो अब अभी हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में एक एंगल आ गया जिसको हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट वाला। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा बेटा? कोस थीटा। हेलो एवरीवन, आर यू गाइस देयर? सो गए हो क्या बच्चों? Yes, ma'am. हाँ, ऐसे सपोर्ट Yes. करते रहो मुझे ताकि मैं भी पढ़ा पाऊँ। ठीक है, आपको आप मैं पता है 7 बजे से क्लास ले रही हूँ, मैं 7 बजे से कॉन्टिन्यूअस बोल रही हूँ, कॉन्टिन्यूअस। मतलब मेरे सर में ना पीछे ऐसे वो हो गया कि बोल बोल के बस अब और नहीं बोलना। तो प्लीज सपोर्ट One. मी। ठीक है, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा? स्मॉल आर बाय में कैपिटल आर। ठीक, हाँ जी बेटा। मैम मैंने बताया कि वो R अपॉन कैपिटल R हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। रिमझिम बोल रहे हैं ना ये? यस मैम। ओके, देखो कैपिटल आर आ गया। अभी देखो हमने पीछे हाइट का फॉर्मूला निकाला था 2s बाय में आर रो जी। तो कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर सकती हूँ ना मैं यहाँ पे? तो यस टू मैम। एस बाय में आर रो जी, इधर आ जाएगा कोस थीटा। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया जो ट्यूब के रेडियस के साथ हमने रिलेट कर दिया। थीटा आपको पता है एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एस आपको पता है सरफेस टेंशन है ऑफ दिस सरफेस। ठीक है, आर जो है स्मॉल आर जो है वो रेडियस है इस ट्यूब का, रो जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें कहीं पर भी हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन दे दे, आपको दे दे कि स्मॉल आर है और एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है तो कैपिटल आर निकालो, दे सकता है। जो अगर सिर्फ ये याद करके चले गए तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में ये चीज? ठीक है, Yes, अभी ma'am. इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक रह गया है। अगर मैं कैपिलरी ट्यूब लूं इनसफिशिएंट लेंथ की, इनसफिशिएंट लेंथ मतलब मान लीजिए ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसमें इस हाइट तक जो है वो फ्लूइड राइज कर सकता था, ये कैपिटल एच है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतनी ही ट्यूब ले लूं, इतनी ही सेम रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन की सेम फ्लूइड में मैंने डाला है, तो ये यहाँ पर मान लो H1 हाइट तक जाता है, ये यहाँ पर H2 हाइट तक जा पाएगा। जा सकता था ऊपर लेकिन इसकी हमने लेंथ ही नहीं ली इतनी। तो इसमें जो फ्लूइड जो है राइज करेगा उसके साथ क्या होगा, क्या ओवरफ्लो कर जाएगा? ऐसे देख के लग रहा है ना कि ओवरफ्लो कर जाएगा। ठीक है, लेकिन ओवरफ्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो फॉर्मूले से ही मैं आपको समझा सकती हूँ। क्या फॉर्मूला था अपना टेंशन का, सॉरी हाइट का?
दिस इज 2s बाय में आर रो जी, मैंने कैपिटल आर वाला लिया है अभी इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो h इंटू में कैपिटल आर, दिस इज इक्वल टू 2s बाय में रो जी। अभी देखो इस जो राइट हैंड साइड है इसमें सभी चीजें कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है। तो एच आर का जो प्रोडक्ट है बेटा दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर H कम हो गया, जैसे कि यहाँ पे H2 अगर कम हो गया है, वैसे H1 होता लेकिन H2 है वो कम हो गया है, तो जो ये रेडियस है, ये मिनिस्कस का रेडियस है, यानी जो ये मिनिस्कस था ये रेडियस बढ़ जाएगा। एक चीज कम हुई तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो आपके पास मिनिस्कस था जिसका रेडियस जो है मान लो कैपिटल आर था, ये पहले कुछ ऐसे बन रहा होगा, तो अब क्या होगा, थोड़ा सा इसका रेडियस बढ़ जाएगा तो ये थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, इस तरीके से आपके पास थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लैट होगा तो इसका थोड़ा बड़ा बन जाएगा ऐसे। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास इतनी छोटी आपने उसकी हाइट ले ली है कि वो फ्लैट भी हो जाए, लेकिन जो फ्लूइड है वो ओवरफ्लो नहीं करता क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट रहता है कांस्टेंट। क्लियर होगी सबको? हाँ जी बच्चों, क्लियर है यहाँ यस तक? मैम। ठीक है, यस मैम। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यही है, जैसे कि आपके पास कुछ एग्जांपल है, जैसे ऑयल जो है, ऑयल इन द लैम्प राइजेस इन द विक। विक जो होती है, जो बत्ती होती है उसमें जो है ऑयल राइज करता है। जो ब्रिक्स होती है वो पोरस होती है, तो उसमें फाइन फाइन अंदर ना कैपिलरी होती है, इसीलिए उसके अंदर फ्लूइड जो है वो राइज करता है, यानी पानी जो है वो राइज करता है। जैसे पेन होता है आपके पास, पेन जो आपने इंक पेन भी देखा हो, तो उसमें थोड़ा सा यहाँ स्प्लिट गिवन होता है। वो स्प्लिट इसीलिए गिवन होता है ताकि जो इंक जो है वो उस कैपिलरी के अंदर, वो एक कैपिलरी की तरह एक्ट करता है और उसमें कॉन्टिन्यूस जो है वो इंक जो है वो राइज कर सके। या जैसे कुछ एग्जाम्पल है, मान लो टॉवल, आप ये घर पे भी करके देख सकते हो। एक छोटा सा आप हैंड टॉवल लेना, ठीक है, उसका एक एंड जो है आप किसी मग में डाल देना और दूसरा एंड ऐसे ही फ्री छोड़ देना, तो कुछ टाइम बाद, घंटे 1.5 घंटे में देखोगे तो आप पाओगे कि जो लिक्विड है मग से वो उसके अंदर राइज कर गया है, क्योंकि जो टॉवल है उसके अंदर आपके पास छोटी छोटी फाइन फाइन पतली पतली कैपिलरीज है, कहीं कहीं आपके पास फाइन फाइन स्पेसेस है जहां वो जो है लिक्विड राइज कर जाता है। समझ में आ गया? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इसके बाद कुछ डीपीपी मैंने बनाई है, ये मैं आप बच्चों को प्रोवाइड करूंगी जो कि आप सॉल्व करके देखोगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन का देख लो एक बार, मैं हिंट दे देती हूँ, करके देखना। वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 mm इन अ कैपिलरी। वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 mm इन अ कैपिलरी, ये 10 mm तक राइज करता है। इफ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी इज मेड हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। अब ये कैपिलरी को क्या करता है, मान लीजिए इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस जो है आधा कर देता है इससे, तो R2 जो है इसका रेडियस वो R1/2 है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें कितनी हाइट तक जो है फ्लूइड राइज करेगा। तो वही सेम चीज, फॉर्मूला क्या था अपना हाइट का, 2s cos थीटा बाय में R रो जी। तो अभी आप यहाँ देखो कि जो हाइट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ट्यूब। ठीक है, तो जब दो केसेस आपको गिवन है तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, H1/H2 दिस इज इक्वल टू R2, H1/H2 कितना आएगा, हाँ जी R2/R1। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करना, ठीक है, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हाइट का। क्लियर है बच्चों? और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा? और ये एक न्यूमेरिकल रहेगा, मैं आपको दूंगी, उसमें आप सॉल्व करके देखना, नहीं समझ में आया तो बताना। क्लियर हो गया सबको? हाँ जी। यस। तो इसके अलावा बेटा कुछ भी प्रॉब्लम है, यू गाइस कैन डिस्कस विद मी नाउ, अभी हम फ्री हैं।